तरंगे, वो भी भूकंप की। कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी का जब क्रस्ट, ठीक है, एक दूसरे से टकराता है तो वहाँ पर होता क्या है, हलचलें पैदा होती हैं। जब हलचलें पैदा होती हैं तो वो तरंगों के रूप में हमारे पृथ्वी की ऊपरी भूपर्पटी पर आ जाती हैं। और चूंकि हम उसी पर बसे हैं, जो भूपर्पटी है, बाहरी आवरण, पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है, उसी पर हम हैं। कहने का मतलब क्या है, जब पृथ्वी में हलचलें होती हैं तब उसका असर हमारे भूपर्पटी के ऊपर परिलक्षित होता है। जानने योग्य बात यह है कि यह जो तरंगे होती हैं, आखिरकार यह हैं क्या। अगर एक सिंपल भाषा में देखा जाए तो अगर हम कोई चद्दर लेते हैं लोहे की और उस पर एक हाथ रखते हैं और एक तरफ हथौड़े से वार करते हैं, तब हमारे हाथ में, जो हाथ हम चद्दर पे रखे हैं, वहाँ पर वाइब्रेशन होगा। ठीक है, वाइब्रेशन होगा। चूंकि वह वाइब्रेशन आया कहाँ से, तो वह उस हथौड़े की चोट से आया जो चद्दर के माध्यम से हमारे हाथ में वाइब्रेट किया, तो वह एक तरंग है। अब उन्हीं तरंगों को हमें जानना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी हलचलें होती हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चूंकि प्लेटें हैं, टकराएंगी और टकराने के बाद वहाँ पर तरंगें उत्पन्न होंगी जो भूपर्पटी पर आएंगी और भूपर्पटी पे आने के बाद हमको महसूस होती हैं। तो उसी प्रकार जो चद्दर है, वह जब हथौड़े से वार किया गया तो उसकी तरंगें जब हमारे हाथ को वाइब्रेट की, तो उन्हीं तरंगों को हमें जानना है कि किस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब प्लेटें टकराती हैं और वह तरंगे हमारे पृथ्वी की भूपर्पटी पर आती हैं, हमें महसूस होती हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनका क्या क्या नाम है। एग्जाम में हमेशा यही पूछा जाता है कि ये तरंगे, मतलब पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, ये आखिरकार हैं क्या। और सबकी अपनी एक एक खूबियाँ हैं जो कि हमारे भूपर्पटी पर परिलक्षित होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी विद कुलदीप हमारे इस चैनल में। आप फोर्स के अंतर्गत भूकंप पढ़ रहे हैं। भूकंप के अन्य पार्ट हम पीछे पढ़ा चुके हैं। आज हम उनकी तरंगों को एक विस्तृत अध्ययन के रूप में देखेंगे और एक एक तरंग, मतलब PSL को अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि नेट JRF जो NTA UGC नेट का एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा सहायक होगा। भूकंपीय तरंगों को हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। पहला है बॉडी वेव, मतलब फोकस से पृथ्वी के आंतरिक भाग में विचरण। मतलब क्या है, यह बॉडी वेव क्या करती है, जब वह आखिर चूंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेटें आपस में लड़ेंगी, जब आपस में लड़ेंगी तो वह फोकस बिंदु एक बनेगा। फोकस बिंदु से क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा, तरंगें विचरण करेंगी। जब चारों तरफ पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के ऊपरी भाग में, पृथ्वी के क्रस्ट पर हर तरफ तो एक तरंगें उत्पन्न होंगी ना। चूंकि तरंगें एक साइड से नहीं जाती हैं। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर फोकस है तो यह तरंगें चारों तरफ आएंगी। ठीक है, जब चारों तरफ तरंगें उत्पन्न होंगी, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी तालाब में एक छोटा सा ये कोई भी चीज उठा करके फेंकते हैं तो जो पानी में गिरता है, ठीक है, पानी में जब गिरेगा तो वहां से तरंगें जो बनेगी वह गोल आकार में एक छल्ले नुमा बनती हुई चली जाएंगी, कुछ देर बाद खत्म हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यही है तरंगें। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब भी तरंगें उत्पन्न होंगी तो होगा क्या, वहां से इसी छल्ले नुमा पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य भाग में आती चली आएंगी। और वही अगर आप तालाब में बहुत छोटा सा कोई मिट्टी का कोई टुकड़ा डालते हैं तो उसमें होता क्या है, बहुत छोटी तरंगें बनती हैं। मतलब कि जो छल्ले बनते हैं बहुत छोटे बनते हैं और बंद हो जाते हैं कुछ देर बाद। अगर उसी स्थान पर कोई बड़ा, समझ लीजिए मिट्टी का टुकड़ा अगर आप डालेंगे तो होगा क्या, वह बहुत बड़े तौर पर तरंगें बनेंगी और काफ़ी दूर तक जाएंगी। और वही हालात हैं इसके भूकंप के। अगर भूकंप में टकराहट, आंतरिक प्लेटों की टकराहट बहुत तेज़ों से हुई है तो वहाँ पर तरंगें बहुत तेज़ों से उत्पन्न होंगी और हमारे पृथ्वी के ऊपरी भूभाग को क्षतिग्रस्त करेंगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में
यह तरंगें उत्पन्न होंगी तो वह चारों तरफ जाएंगी। लेकिन याद रहे, जिस प्रकार से किसी तालाब में आप कोई मिट्टी का टुकड़ा डालते हैं और वह पृथ्वी के क्रस्टीय भाग पर नहीं आ पाता है, बस वह पृथ्वी के जलीय भाग में ही हमको परिलक्षित होता दिखता है, तो उसी प्रकार से ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग मतलब भूकंपीय तरंगें जो होती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब भी टकराएंगी तो चूंकि पृथ्वी का इंटीरियर मतलब पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें लिक्विड की मात्रा भी है, ठोस की भी मात्रा है और वहाँ पर गैसीय मात्रा भी है। तो चूंकि यह निर्भर करता है कि कौन सी गैस, कौन सी तरंग ठोस, कौन सी तरंग लिक्विड में विचरण कर सकती है, इन्हीं आधारों पर यह प्रश्न बनते हैं एग्जाम में भूकंपीय तरंगों से और इन्हीं को हम देखते हैं। चूंकि यह भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा बॉडी वेव मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलने वाली तरंगें हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो P और S तरंगें होती हैं। ठीक है, चूंकि इसमें लिखा है फोकस से पृथ्वी के आंतरिक भाग में विचरण। ठीक है, यह क्या होता है, बॉडी वेव जितनी है मतलब P और S जो हैं वो फोकस में उत्पन्न होंगी और कहाँ चलेंगी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में विचरण करेंगी। ठीक है, अभी एक एक का हम पूरा देखेंगे। अभी हम मोटे मोटे तरीके से यही सिर्फ देख लेते हैं कि P और S जो होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब प्लेटें टकराएंगी तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह विचरण करने में सक्षम होती हैं। चूंकि अगर बॉडी वेव यह दे दिया एग्जाम में तो आपको यह समझ लेना है कि P और S की बात कर रहा है, L वेव की बात नहीं कर रहा है। अब देखिएगा कि इन तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वेवलेंथ होता है, वह कितना होता है। अब हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है। ठीक है, लो वेवलेंथ। ठीक है, कहने का मतलब किसी तरंग का जो वेवलेंथ होता है वो किस तरीके से होता है। अगर हम देखते हैं, ये देखिए इतने बड़े बड़े जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, यह वेवलेंथ मतलब यह एरिया और यह एरिया यह दूर में है, तो इसका मतलब क्या है, यह वेवलेंथ इसका क्या है, बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से दूरी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब हाई वेवलेंथ का है। ठीक है, अब इसमें देखिए नज़दीक है। ठीक है, इसमें कितने मोड़ पड़े हैं, 3, इसमें उसी जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मोड़ पड़े हैं। तो जिसमें मोड़ ज़्यादा पड़ेंगे वह क्या हो गया, लो वेवलेंथ का हो गया, मतलब ज़्यादा मोड़ पड़े हैं। एक ही एरिए में अगर किसी तरंग के मोड़ 10 हो गए और एक ही एरिए में किसी तरंग के जो मोड़ होते हैं वह 3 हो गए, तो इसका मतलब है वह एरिया तो पूरा कवर करेगा ही, लेकिन उसका जो वेवलेंथ मतलब कि जो उसके मोड़ हैं वह बहुत दूर दूर में होंगे, जिस वजह से उसका क्या हो गया, हाई वेवलेंथ हो गया। जब हाई वेवलेंथ हो गया तो श्योर है फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यह फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब मोड़ की संख्या होती है। ठीक है, मोड़ की संख्या ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी हाई है, और मोड़ की संख्या जब ज़्यादा रहेगी तो वेवलेंथ अपने आप कम होगा। कहने का मतलब यह पास में बहुत ज़्यादा समीप आ जाएंगे जिससे वेवलेंथ कम हो जाएगा, और चूंकि मोड़ ज़्यादा है इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें अगर इसमें मोड़ कम है तो इसका मतलब क्या है, इसमें वेवलेंथ हाई हो गया और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, लो फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब इसके मोड़ क्या हो गए, कम हो गए, जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। एक बात याद रखिएगा, जहां पर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहेगी वहां पर वेवलेंथ बहुत कम रहेगा, और जहां पर वेवलेंथ बहुत कम रहेगा वहां पर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। ठीक है, और जहां पर वेवलेंथ बहुत हाई होगा वहां पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे यह बॉडी वेव है क्या, P और S। ठीक है, यह पृथ्वी के आंतरिक फोकस बिंदु से स्टार्ट होती है और चारों तरफ चलती है, और यही तरंगे जब तरंग के रूप में आती हैं पृथ्वी के ऊपरी कष्ट पर भी आती हैं और एक नई तरंग को जन्म देती हैं, जिसे क्या कहते हैं, सरफेस वेव। ठीक है,
इन्हीं तरंगों के द्वारा सरफेस वेव का निर्माण होता है। चूंकि ये तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती हैं और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की चट्टानों से इनका सामना होता है, और वह चट्टानें कहीं पर कम घनत्व, कहीं पर अधिक घनत्व, कहीं पर लिक्विड अवस्था में इनको मिलती हैं, जिससे इनकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती रहती है और साथ में ही इनकी दिशा भी परिवर्तित या बदलती रहती है। ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पी और एस। ठीक है, पी तरंग को लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है और सेकेंडरी तरंग को, मतलब एस तरंगों को ट्रांसफर तरंगे भी या ट्रांसफर वेव भी कहा जाता है। और यह क्यों कहा जाता है ये हम आगे भी देखेंगे कि यह इनका नाम इस तरीके से इनका नाम क्यों पड़ा। चूंकि पी तरंगे एस तरंगों से काफी तीव्र गति से चलती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव के नाम से भी जाना जाता है। पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, कहने का मतलब ये तरंगे क्या होती हैं, इस तरीके से विचरण करती हैं और इनके जो आपस में पार्टिकल होते हैं वह आगे पीछे इस तरीके से इनके पार्टिकल वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान चलती हैं। कहने का मतलब आगे पीछे और बढ़ती रहती हैं। तो इसी तरीके से इनको अनुदैर्ध्य तरंगों की संज्ञा भी दी जाती है, चूंकि ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान आगे पीछे होती हुई चलती हैं। ये तरंगे हर एक माध्यम में विचरण कर सकती हैं। कहने का मतलब ठोस, तरल और गैस। ठीक है, ये स्पीड क्या है, ये क्रमशः है, मतलब ये तरंगे सबसे अधिक मात्रा में तेज जब चलेंगी तो ये ठोस में, फिर तरल में, फिर गैस में। कहने का मतलब क्या है, ये तरंगे चलेंगी ध्वनि तरंगों के समान ही, लेकिन ये तरंगे तीनों माध्यम में होकर के गुजर सकती। यह एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो तरंगों के मोड़ हैं बहुत ज़्यादा हैं। कहने का मतलब क्या है, जब किन्हीं तरंगों के मोड़ों में, कहने का मतलब यह जो वेवलेंथ है इसका, उसमें समीपता होगी तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, चूंकि अभी पीछे हम बता चुके हैं। तो जब यह फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो इनमें क्या हो गया, यह गुजर जाएंगी बहुत तेज़ों से। जब तेज़ों से गुजर जाएंगी तो किन्हीं भी चीज़ पर, मतलब किसी भी चीज़ पर इसका असर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर हम किसी तरबूज को ले लें, ठीक है, ये मान लीजिए तरबूज है। अगर ये तरबूज है, अगर हम इस पर किस चीज़ से वार करें, अगर हम इस पर हथौड़े से वार करें, ठीक है, हथौड़े से वार करें तो होगा क्या, ये पूरी तरीके से बिखर जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से बिखर जाएगा और होगा क्या कि ये दोनों अलग तो हो जाएंगे, लेकिन ये इतने टुकड़ों में अलग हो जाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसी स्थान पर अगर हम किसी चाकू से वार कर दें, ठीक है, तो यह बिखरेंगे नहीं, ये एक स्थान से कट जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, ये क्षति कहाँ पर ज़्यादा होगी, हथौड़े से। ठीक है, हथौड़ा क्या है, कहने का मतलब हथौड़े में एक धार जो होती है चाकू की, और हथौड़े की जो धार होती है वह मोटी होती है। जब ये फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो श्योर है वेवलेंथ हाई रहेगा। जब वेवलेंथ हाई रहेगा तो ये तरंगे, अगर एग्जाम्पल तो हमारा सरफेस है, हमारी पृथ्वी की भूपरपट्टी है, यहाँ पर कौन सी तरंगे गई गुजरी, यहाँ पर ये तरंगे मान लीजिए हाई फ्रीक्वेंसी गुजर गई। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी की अगर तरंगे गुजरी और हम कहाँ खड़े हैं, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमें बहुत कम ही महसूस होता है कि कोई भी वेवलेंथ, मतलब कोई भी तरंग हमारे पृथ्वी से होकर गुजरी है। ठीक है, लेकिन इसी स्थान पर अगर कोई भी तरंग ऐसी है जिसके वेवलेंथ क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो वो कैसे गुजरेगी,
इस तरीके से गुजरेगी और यहाँ पर खड़ा वेव क्या होगा, उसको कहने का मतलब वेवलेंथ जो है अगर इसकी बहुत ज़्यादा हाई है तो ये पृथ्वी की भूपर्पटी को बहुत ज़्यादा हिला करके रख देगा। अगर हिला करके रख देगा तो वही है भूकंप। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, लो फ्रिक्वेंसी मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी। अगर हाई फ्रिक्वेंसी है तो यहाँ पर पृथ्वी के क्रस्ट पर इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है, वाटी वेव जो भी होती हैं वो पृथ्वी की जब सरफेस पर आती हैं तो एक नए तरंग को जन्म देती हैं जिसे सरफेस वेव के नाम से जाना जाता है, जिन्हें एल तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। एल तरंग है क्या, एल तरंग जिनका क्या होता है, यह जो वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो धीरे चलती हैं, जब धीरे चलती हैं लेकिन लहरनुमा चलती हैं, जब लहरनुमा चलती हैं तो हमारे पृथ्वी के क्रस्ट को बहुत ज़्यादा झकझोर के रख देती हैं। जब यह बहुत ज़्यादा हमारी पृथ्वी को हिला देती हैं तो उसी को कहते हैं भूकंप। उसी से पेड़, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हैं, कहने का मतलब जितने भी घर हैं वो भी गिर जाएंगे, जितने भी बनी हुई सारी इमारतें हैं वो भी गिर जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर यही वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो हमारी पृथ्वी पर तबाही बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। चूँकि पी तरंग क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है और यह हमारी जब क्रस्ट पर आती हैं तो हमको महसूस नहीं होता है। लेकिन ये परिणित कहाँ पर हो जाती हैं, सरफेस वेव के रूप में, एल तरंगों के रूप में। अभी हम और आगे देखते हैं कि यह किस तरीके से हमारी पृथ्वी को क्षति पहुंचाता है। देखिए, इसमें हम 2-3 बातें बहुत ही अच्छे से समझ लें तो पी तरंगों में हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखिए होता क्या है, अगर हम आवृत्ति की बात करें, देखिए अगर हम इसकी आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आयाम की बात करें पी तरंगों की, तो हम यह पाते हैं आवृत्ति कहने का मतलब जो बार बार होती है उसी को कहते हैं आवृत्ति, जो दोहराई जाती है उसी को कहते हैं आवृत्ति। देखिए इन जितनी भी, देखिए यहाँ पर जो भी वेवलेंथ है उसकी आवृत्ति मतलब एक चीज़ बार बार दोहराई गई है तो इनकी जो क्या है संख्या है वह क्या है बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि ये आवृत्ति बार बार बहुत नज़दीकी आयाम में आई हैं तो इसलिए ये क्या होया, हाई का निशानी मतलब तीर ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है आवृत्ति की। और तरंग दैर्घ्य मतलब यही वेवलेंथ, कहने का मतलब ये जो है यहाँ पर यह दूरी, कहने का मतलब क्या है, यह आपसी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो बहुत कम, क्योंकि ये बार बार इसकी आवृत्ति हुई है इसलिए ये नज़दीक है। नज़दीक हैं तो एक यह जो तरंग दैर्घ्य है बहुत ज़्यादा क्या हो गए, इसकी दूरियां कम हो गई। यह दूरी क्या है, कम की निशान से दर्शाया गया है। और आयाम कहने का मतलब क्या है, इनकी ऊंचाई से संबंधित। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, जब इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है तो यह ऊंचाई भी कम हो जाएगी ना, यह ऊंचाई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जब ऊंचाई कम हो जाएगी तो श्योर है फ्रीक्वेंसी अधिक हो जाएगी, इसके वेवलेंथ क्या हो जाएंगे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसी प्रकार से आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आयाम को हम समझ लेते हैं तो पी तरंगों को अच्छे से हम समझ लेते हैं। चूंकि यह पी तरंगे एस तरंग से 40 गुना ज़्यादा तीव्र होती हैं। ठीक है, स्पीड में, चलने में इनकी तीव्रता 40 गुना ज़्यादा हाई होती है। किनसे, एस तरंगों के मुकाबले इनकी स्पीड चूँकि बहुत ज़्यादा है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसलिए हमारी पृथ्वी पर जब आएंगे तो बहुत ज़्यादा कम क्षति पहुंचाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम एस तरंगों को देखते हैं। इसे गौड़ तरंग भी कहते हैं या सेकेंडरी तरंग भी या सेकेंडरी वेव भी कहा जाता है। इसे शेयर वेव भी कहा जाता है क्योंकि इस नाम के एक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, इन्हें ट्रांसवर्स तरंग भी कहा जाता है, मतलब ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। इन्हें डिस्टॉर्शनल वेव भी कहा जाता है क्योंकि इन तरंगों का जो पार्टिकल होता है वह ऊपर नीचे मूवमेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर इनको देखा जाए, अगर यह किसी भूपर्पटी पर आई, ठीक है, ये तरंगें तो होंगी क्या, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक
ऊपर तो एक नीचे, इस तरीके से यह मूवमेंट करती हुई चलती हैं। चूंकि पी तरंगों का मूवमेंट क्या था, अगर एक भूपर्पटी हम बना दें और यहाँ पर इन तरंगों को, तो ये इस तरीके से चलती थी, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे। तो लेकिन इनका क्या, ये है क्या थी, अनुदैर्ध्य तरंगे, और ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, इनके जो पार्टिकल होते हैं इन तरंगों के, वह ऊपर नीचे अप डाउन होते हुए चलते हैं। लेकिन इनका क्या है, यह आगे पीछे मूवमेंट करते हुए चलते हैं। इनको ध्वनि तरंगों के समान माना जाता है, और इनको प्रकाश तरंगों के माध्यम से हम जानते हैं कि ये प्रकाश तरंगों की जो क्रिया विधि है वह यह तरंगे उनको फॉलो करती हैं, इसलिए इनको प्रकाश तरंगों के भी नाम से जाना जाता है। प्रकाश तरंगों के समान चलती हैं, यह इसलिए उनको फॉलो करती हैं, और उन्हीं के नाम से यह प्रकाश तरंगे भी इनको कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी, यह गैस और तरल माध्यम में विचरण बिल्कुल नहीं कर पाती हैं। उसी स्थान पर पी तरंगे तीनों माध्यम में विचरण कर लेती हैं, लेकिन ये तरल और गैस माध्यम में विचरण नहीं कर पाती हैं, या वहां पर ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। इससे ही यह पता चला कि हमारी पृथ्वी का जो बाहरी भाग कोर का है, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक कोर है, कोर का जो बाहरी भाग है वो तरल अवस्था में है, ये वहां पर नहीं गुजर पाती हैं, या वहां पर यह तरंगे जाते वक्त मुड़ जाती हैं। इसकी स्पीड 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह अपनी स्पीड को मेंटेन की हुई रहती हैं। चूंकि यह पी तरंगों से कुछ कम स्पीड से चलती हैं, इसलिए इनकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वह अधिक है अपेक्षाकृत सरफेस वेव, मतलब यल तरंगों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो यह यल तरंगों के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में यह चलती हैं। इनकी आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आयाम जो होते हैं, चूंकि उसके अभी हम देख लिए हैं, इसके क्या है, एल वेव और पी वेव के बीच में ही सारी चीजें हैं। इनको हम मध्यम, ठीक है, मध्यम वेव भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह न ज्यादा तेज न ज्यादा धीम चलती हैं। इनकी आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आयाम यह दोनों से बीच में है, मतलब पी और एल तरंगों के बीच में है। ठीक है, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी अधिक इनकी भी है, लेकिन अपेक्षाकृत यल वेव से कुछ कम है। अब हम देखते हैं धरातलीय तरंगे, इन्हें यल वेव के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि यह अन्य के मुकाबले, मतलब पी और एस के मुकाबले यह धरातल पर ही चलती हैं। इनका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, मतलब ये क्या होता है, इस तरीके की होती हैं, और इनका यहां से यहां तक का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इससे यह साबित होता है इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, मतलब जिनका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके की होगी, जिस वजह से यह धरातल पर आने के बाद बहुत ही क्या होता है, मंद गति से चलती हैं, और पूरी तरीके से अप डाउन हो करके यह पृथ्वी के क्रस्ट को बहुत ही ज्यादा मूवमेंट प्रदान करती हैं, जिस वजह से पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु वनस्पतियां हैं या कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम हैं वह क्या है, ध्वस्त हो जाते हैं, मतलब घर और बिल्डिंगें और इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं, जिस वजह से यह बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाने वाली तरंग हो जाती है हमारे भूकंपीय तरंगों में। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो पृथ्वी में पी और एस, मतलब बॉडी तरंगें जब उत्पन्न होती हैं वह पृथ्वी के क्रस्ट पर आती हैं और एक तरंग को जन्म देती हैं, जिसे एल वेव के या धरातलीय तरंगों के रूप में जाना जाता है। इसे लॉन्ग पीरियड वेव भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही कम स्पीड से चलती हैं, इनकी तीव्रता बहुत ही कम होती है। ये तरंगे बहुत ही ज्यादा विध्वंसकारी होती हैं, क्योंकि इनकी जो स्पीड है बहुत धीरे है, और यह इनकी वेवलेंथ बहुत ही हाई है। यह सिस्मोग्राफ में बहुत ही लेट में, अर्थात पी और एस के सबसे अंत में यह रिकॉर्ड होती हैं। इन्हें भी दो भागों में बांट करके हम देख सकते हैं। एक होता है लव वेव, मतलब यह क्या होता है इसको हम समझते हैं। एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे AEH लव, ठीक है, यह 1911 में इस तरंग की खोज में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके नाम पर लव वेव इस धरातलीय तरंग का नाम पड़ा। इनके जो पार्टिकल होते हैं इनका मूवमेंट साइड टू साइड होता है। कहने का मतलब अगर ये कोई भूपर्पटी को हम बनाते हैं जहां पर भूकंपीय तरंगे विद्यमान हैं, इनका क्या हो गया, इस साइड से और इस साइड से, इस साइड से
और इस साइड से इनका मूवमेंट होता रहता है, मतलब अप डाउन ना होकर के साइड टू साइड होता है। ठीक है, इसमें 3D में हम नहीं दिखा सकते हैं। देखिए पी का क्या था, ये ध्वनि तरंगों के समान आगे पीछे होती रहती हैं, और एस तरंगों का क्या था, अप डाउन। ठीक है, अप और डाउन की स्थिति में एस तरंगे थी, लेकिन ये क्या है, अप डाउन भी नहीं है, आगे पीछे भी नहीं है, साइड टू साइड इनकी तरंगों का मूवमेंट है। ठीक है, कहने का मतलब, अब यहां पर आप समझिए इसको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए पी तरंगे ऐसे 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 ऐसे, कहने का मतलब आगे पीछे हो रही हैं। एस तरंगे क्या है, इस तरीके से, ठीक है, ऊपर नीचे हो रही हैं। और ये तरंग क्या है, धरातलीय तरंग, अब यहां पर ना आकर के मान लीजिए यहां पर आ जाइए। ठीक है, इस ऊपरी वाले क्षेत्र में इस तरीके से हो रही है, क्षैतिज अवस्था में ये मूवमेंट कर रही हैं। ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट कर रही है। ये पी क्या थी, इधर इधर, यस क्या थी, अप डाउन, और ये क्या है, इस साइड से ऐसे मूवमेंट कर रही हैं। ठीक है, जिस वजह से पृथ्वी के क्रस्टीय जो क्रस्ट का भाग है वह काफी दूर में ये उनको क्षति पहुंचाती हैं, यह क्षैतिज अवस्था में मूवमेंट करती हैं। ठीक है, इनकी स्पीड 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। लव वेव आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या है, रिले वेव। रिले वेव जैसा कि हम समझ सकते हैं कि यह किसी वैज्ञानिक के नाम पर यह भी वेव का नाम रखा गया है। यह लॉर्ड रिले के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस तरंग को खोजने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये तरंगे घड़ी के दिशा के विपरीत स्थिति में रोल करती हुई चलती हैं। कहने का मतलब पहले क्या था, एक लव वेव में क्या था, यह क्षैतिज अवस्था में, ठीक है, क्षैतिज अवस्था में, लेकिन ये क्या है, ये रोल करती हुई चलती हैं। ठीक है, रोल करती हुई चलती हैं घड़ी के दिशा के विपरीत स्थिति में। जैसे किसी नदी में या समुद्र में जो भी लहरें चलती हैं एक भंवर के रुमा, वह मान लीजिए यहाँ पर कोई हम भूपर्पटी बना दिए, इसमें क्या था, अन्य में क्या था कि ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे था, लेकिन इसमें क्या था, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यह मूवमेंट करती हुई चलती हैं। कहने का मतलब यह एक भंवर के नुमा चलती है, इसलिए इसे रिले वेव भी कहा जाता है। चूंकि यह धरातलीय तरंगों का ही एक पार्ट है, लेकिन इनमें दो भाग हैं। कहने का मतलब एक क्षैतिज अवस्था मूवमेंट करते हैं और एक भंवर के नुमा मूवमेंट करते हैं। अब इससे होता क्या है, देखिए लव वेव में क्या है, एक क्षैतिज अवस्था में यह पृथ्वी के भूपर्पटी पे जितने भी जीव जंतु या मनुष्य हैं उनको क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन यह दूसरा पार्ट जो है ऐसी भी चलती हैं, ऐसी भी चलती हैं, ऐसी भी चलती हैं। तो ऐसे में जो चलती हैं वो भंवर के नुमा पृथ्वी को घुमाती हैं, पृथ्वी क्रस्ट को घुमाती हैं। कहने का मतलब पृथ्वी के क्रस्ट पर ऐसी तरंगें उत्पन्न होती हैं जो कि बहुत ज्यादा विनाशकारी होती हैं। कहने का मतलब क्या है, जब भंवर के नुमा कोई तरंग पृथ्वी के क्रस्ट पर जब घूमेगी तो वहां पर बसे हुए जो भी प्राणी जीव जंतु हैं उससे क्षति तो उन्हें होगी ही। इनमें क्या है, अगर हम इसको देखें कि इनकी जो तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या है, दूरी, कहने का मतलब यह बहुत ज्यादा है। ठीक है, यह एक दूसरे से बहुत ज्यादा है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा कम है। कहने का मतलब ये इतनी नहीं है, ये ऐसी हैं, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। और इनका आयाम बहुत ज्यादा है। आयाम मतलब इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा विध्वंसकारी हो जाती हैं। इस तरीके से हमने समझा यह पी, एस और एल या धरातलीय तरंगों के बारे में पूरी तरीके से फिनिश आपका हो चुका है। जो भी धरातलीय तरंगे हैं पी, एल, एस, हम उसको पूरी तरीके से देख चुके हैं। अब हमारी बारी है कि हम भारत में जो भी ऐसे ही भूकंपीय क्षेत्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लें, क्योंकि यह हम इंडियन ज्योग्राफी में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसको हम एक नज़र सरसरी निगाह में हम जरा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूकंपीय तरंगे अपने प्रभाव बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूकंपीय तरंगों का प्रभाव बिल्कुल होता भी नहीं है, होता है तो बहुत ही कम होता है। देखिए, भारतीय भूकंप जोन को 5 भागों में बांटा गया
था, ठीक है। लेकिन जोन नंबर 1 क्या है, बहुत ही कम विध्वंसकारी क्षेत्र है, जिस वजह से उसको अब इस श्रेणी से हटा दिया गया है। फिलहाल हम उसको भी इसमें देखेंगे, लेकिन यह एग्जाम में अगर आ जाए कि कौन सा ऐसा भूकंपीय क्षेत्र या भूकंपीय जोन है जिसको अब यह भूकंपीय जोन की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो वह जोन नंबर 1 है। अब हम जोन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक तो देखेंगे, लेकिन जोन नंबर 1 अब हटा दिया गया है। इस पार्ट को हम बहुत ही विस्तृत तरीके से डायग्राम के थ्रू समझेंगे, लेकिन इसको इंडियन ज्योग्राफी में समझेंगे। अभी बस आप जो भी हम बोलेंगे उसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यह जो भूकंपीय क्षेत्र का जो जोन है, कहने का मतलब भारत का जो डायग्राम है, अब इस डायग्राम में जो भी भूकंपीय जोन बने हुए हैं वह किस तरीके से हमें यह परिलक्षित कराते हैं कि हमारे जो भूकंपीय जोन है, कौन से जोन ऐसे तीव्रता में है, कौन से जोन कम तीव्रता में है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। इसमें भी ना समझ में आए तो आप गूगल पे सर्च करके उसका डायग्राम देख सकते हैं। भूकंपीय जोन आप लिखेंगे तो वहां पर भूकंपीय जोन से रिलेट करके काफी ऐसे बहुत सारे आपके डायग्राम आ जाएंगे, जहां पर आप समझ सकते हैं। फिलहाल हम जो दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर वह भी आप समझते रहिएगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे ही तब भी आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनका नाम अभी हम आपको लिखवा दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। हम इस पर भी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाने लगे तो उसमें भूकंपीय जोन जितने भी हैं भारत के, विधिवत तरीके से उसमें आपको हम समझाएंगे। लेकिन अभी अगर हम भूकंप पढ़ रहे हैं तो इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में थोड़ा से एक झलक हम देख ही लेते हैं। जोन नंबर 1, जोन 1, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? जोन नंबर 1, चूंकि जोन नंबर 1 हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसके कुछ क्षेत्र हैं जहां पर हम इसका अवलोकन करेंगे। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, गोदावरी बेसिन, राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र आते हैं। जोन नंबर 2, जोन नंबर 2 के अंतर्गत हम यह देखने को मिलता है, यह कम क्षतिग्रस्तता वाला क्षेत्र है। और चूंकि जोन नंबर 1 अत्यंत कम क्षतिग्रस्तता वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो जोन नंबर 2 में हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्षेत्र आते हैं जो जोन नंबर 2 के अंतर्गत भूकंपीय क्षेत्र के रूप में हमारी भूपटपटी पर हैं भारत में। इसके अंतर्गत पंजाब का दक्षिणी क्षेत्र, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी यूपी, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु आते हैं। जोन नंबर 3, यह एक मध्यम क्षतिग्रस्तता वाला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, एमपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दक्षिणी बिहार के क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जोन नंबर 4, जोन नंबर 4 के अंतर्गत भारत के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो शामिल किए जाते हैं? इसे अधिक क्षतिग्रस्तता वाले क्षेत्र में हम रखते हैं। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हिमालय का तराई क्षेत्र और सिक्किम के क्षेत्र आते हैं, जहां पर बहुत सारे डैमेज क्षेत्र देखने को हमें मिलते हैं। कहने का मतलब जब भूकंपीय तरंगें आती हैं यहां पर क्षतिग्रस्तता का एकदम माहौल क्रिएट कर देती हैं, जिससे यहां पर बसे जीव जंतु और मनुष्य को काफी ज्यादा क्षति का सामना करना पड़ता है। यह जोन नंबर 5 है। जोन नंबर 5 में होता क्या है कि यह सबसे अत्यधिक जो क्षतिग्रस्तता होती है वह इसकी श्रेणी में रखा जाता है, वह क्षेत्र इसकी श्रेणी में आते हैं। चलिए हम उनको जानते हैं, वह कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं कि सबसे ज्यादा डैमेज क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्य जितने भी हैं और गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र। कहने का मतलब गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो कहां पर है, ये वाला, ठीक है, ये कच्छ वाला क्षेत्र यह इसमें शामिल किया जाता है। और उत्तरी पूर्वी जितने भी राज्य हैं, कहने का मतलब अगर हम ये देखते हैं, ठीक है, ये वाले यहां से लेकर के ये जितने, ये है सिक्किम, ये है मेघालय, और इसको अगर हम देखते हैं तो कौन सा है, ये है आप
देखिए ये है मेघालय, ये है आसाम, ठीक है, ये है मेघालय, ये है आसाम, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ठीक है, ये है मिजोरम, ठीक है, ये है त्रिपुरा। कहने का मतलब क्या है, यह है आपका सिक्किम, ठीक है। मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये है त्रिपुरा। इतने सारे राज्य हैं, सब ऐसे ही हाई जोन के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर नंबर 5, जोन नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं, जहां बहुत ज्यादा क्षति देखने को मिलती है। जो भूकंपीय क्षेत्र, मोटे मोटे तौर से हम भारत के भी जितने भूकंपीय क्षेत्र हैं उनका विभाजन हम करके आपको दिखा चुके हैं और पूरी तरीके से समझा चुके हैं। देखिए जितना अभी हम समझा चुके हैं, इतने से ज्यादा कहीं प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इसको अभी हम विधिवत तरीके से समझेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, चूंकि यूनिट नंबर 10, ठीक है। अगर यूजीसी नेट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो यूनिट नंबर 10 में इंडियन ज्योग्राफी है, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। लेकिन अभी आप मोटे तौर से इतने इतने जान लीजिए। जोन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये कौन कौन से जोन आते हैं डायग्राम में आप देख सकते हैं, और पूरी तरीके से आप समझ भी गए हैं कि किन किन क्षेत्रों। इसमें बस यही पूछेगा, इसमें दे देगा जोन नंबर 5 में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, निम्नलिखित में 4 ऑप्शंस देगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। जितने भी क्षेत्र हैं उसको जोन वाइज हम बता दिए हैं, उसको आप रोक रोक के वीडियो को लिख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से प्रश्न आएंगे, वही पूछे जाते हैं और बाकी कुछ पूछा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी भूगर्भिक दृष्टि से जो भी क्षेत्र है वहां पर क्यों इतने ज्यादा भूकंप आते हैं यह हम देखेंगे। क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबा करना नहीं चाहते थे, उसमें हम एक साथ हम देख लेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।